हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान, जिसको हम सामान्य परिचय इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसी को लिखा है। कुछ चैप्टर यहाँ पे जैसे 3-4 चैप्टर इसमें से मैंने नहीं लिखा है। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वह है रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। रासायनिक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें दो और दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। अभिक्रिया को रासायनिक रूप में से दर्शाना, यानी जब हम अभिक्रिया को रासायनिक रूप से दर्शाते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे तो संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विआयामी विस्थापन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये क्या है? अभिक्रिया के प्रकार हैं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इन सब के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा जो चैप्टर होता है वह है अम्ल, क्षार और लवण, यानी दूसरा चैप्टर आपका इसमें हमें पढ़ना होता है अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अम्ल किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, यानी वे पदार्थ जिन्हें हम जल में घोलेंगे तो वे H+ आयन देंगे तो उसे हम अम्ल कहेंगे। जैसे HCl, H2SO4, जब हम इन्हें जल में घोलेंगे तो यह अपना जो H+ है वह त्याग देंगे। क्षार किसे कहा जाता है? तो वे पदार्थ जो जल में OH- आयन देते हैं, यानी इनका काम क्या होता है? OH- को त्यागना। जैसे देखेंगे NaOH, KOH, जब इसे हम जल में घोलेंगे तो यह OH- जो होता है उसका त्याग कर देंगे तो उसे हम क्षार कहेंगे। लवण किसे कहेंगे? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक, जैसे NaCl, KNO3 को हम लवण कहते हैं। यानी जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तब उससे जो यौगिक बनता है उसे हम लवण कहते हैं। पीएच मान हम देखेंगे किसे कहेंगे? तो अम्लीयता और क्षारीयता को मापने का एक पैमाना होता है जिसे हम पीएच मान कहते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा जो चैप्टर आता है आपका धातु और अधातु। धातु किसे कहा जाता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे सोना, चांदी, यानी वे तत्व जिनमें विद्युत और ऊष्मा आसानी से प्रवाह कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे सोना और चांदी, इसमें विद्युत क्या कर सकता है? आसानी से प्रवाह कर सकता है। अधातु देखेंगे किसे कहा जाता है? तो वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, यानी वे तत्व जिनमें विद्युत और ऊष्मा आसानी से क्या कर सकेंगे? संचरण नहीं कर पाएंगे, यानी वे कुचालक होते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। यानी वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं, जैसे सल्फर और फास्फोरस। धातुओं के गुण पढ़ेंगे हम तो चमकीले, तन्य और कठिन्य होते हैं। यानी जो धातुओं का गुण होता है तो धातुएं चमकीले होते हैं, तन्य होते हैं और काठिन्य होते हैं, मतलब कठोर होते हैं। अधातुओं के गुण देखेंगे तो भंगुर होते हैं और कुचालक होते हैं। इस चैप्टर के बारे में हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर जो है आपका कार्बन के यौगिक, इसके बारे में भी हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु मुख्य होता है कार्बन यौगिक कहलाता है। यानी वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु मुख्य होता है वह कार्बन यौगिक कहलाता है। आइसोमरिज्म देखेंगे किसे कहा जाता है? तो एक ही आणविक सूत्र वाले यौगिकों के विभिन्न संरचनात्मक रूप को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। साबुन और डिटर्जेंट क्या होता है? तो कार्बन आधारित यौगिक जो सफाई के काम आते हैं उसे हम साबुन और डिटर्जेंट कहते हैं। अगला जो होता है वह होता है आपका आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का इतिहास देखेंगे तो मेंडली और आधुनिक आवर्त सारणी, इसके बारे में हम जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, यानी जब नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा, जब हम आवर्त सारणी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कंप्लीट करेंगे।
आवर्त सारणी के समूह देखेंगे तो समान गुणों वाले तत्व एक समूह में रखे जाते हैं, यानी जो जिनका समान गुण होता है उन तत्वों को हम एक समूह में रखते हैं। आवर्त देखेंगे किसे कहा जाता है, तो क्षैतिज पंक्तियां जिनमें तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर उन्हें रखा जाता है, यानी वे क्षैतिज पंक्तियां जिनमें तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर रखते हैं उसे हम आवर्त कहते हैं। अब हम देखेंगे अगला जो चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत का चैप्टर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आता है अक्षय ऊर्जा, यानी अक्षय ऊर्जा किसे कहा जाता है, तो अक्षय ऊर्जा में आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, यानी ये तीनों जो ऊर्जा है अक्षय ऊर्जा है, ये कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, तो यह है अनवीकरणीय ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण देखेंगे क्या होता है, तो ऊर्जा का समुचित उपयोग और संरक्षण महत्वपूर्ण है, यानी हमें क्या करना चाहिए, ऊर्जा का समुचित उपयोग करना चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए। अगला देखेंगे जो चैप्टर आता है प्रकाश, जिसमें हम पढ़ेंगे परावर्तन और अपरावर्तन। तो परावर्तन किसे कहा जाता है, तो प्रकाश किरणों का वापस लौटना, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौटती हैं तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन किसे कहा जाता है, जब प्रकाश किरणें का माध्यम बदलने पर दिशा में परिवर्तन होता है, यानी जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनमें बदलाव होता है, उसे हम अपवर्तन कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लेंस और दर्पण के बारे में, उत्तल और अवतल लेंस एवं दर्पण के गुण, यानी इसमें हम उत्तल और दर्पण लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उनके गुण क्या क्या होते हैं। अगला जो टॉपिक होता है आपका आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं। आनुवांशिकता देखते हैं किसे कहा जाता है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण और विशेषताएं संतान में स्थानांतरित होते हैं। तो आनुवांशिकता क्या है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण और विशेषताएं संतान में स्थानांतरित होते हैं। जैव विकास देखेंगे किसे कहा जाता है, तो जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों की प्रजातियां समय के साथ साथ परिवर्तित होती हैं। जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों की प्रजातियां समय के साथ साथ परिवर्तित होती हैं। मेंडल का नियम देखेंगे तो पहला नियम और दूसरा नियम, मेंडल का जो नियम होता है तो मेंडल ने दो नियम दिया था, जो पहला था और दूसरा था। इसके बारे में हम जब चैप्टर शुरू करेंगे तो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अगला जो होता है गुणसूत्र, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्यों में कुल टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला जो चैप्टर होता है वह है आपका जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनन किसे कहा जाता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव नए जीवों का उत्पादन करते हैं। जनन प्रक्रिया उसे कहा जाता है जिसके द्वारा जीव नए जीवों का उत्पादन करते हैं ताकि उनकी प्रजाति जीवित रहे। अलैंगिक जनन किसे कहा जाता है, एक ही जीव से बिना लैंगिक कोशिकाओं के नए जीवों का निर्माण कहलाता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहा जाता है, तो नर और मादा लैंगिक कोशिकाओं के मिलने से नए जीवों का निर्माण होता है। डीएनए किसे कहा जाता है, जीवों में आनुवांशिक जानकारी को संरक्षित करने वाले अणु को हम डीएनए कहते हैं। जब हम जीव जनन के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरे डिटेल्स में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अगला जो चैप्टर होता है आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा सबसे पहले देखते हैं किसे कहा जाता है। विद्युत धारा का मतलब विद्युत आवेश का प्रवाह होता है, यानी आवेश की प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध किसे कहा जाता है, तो विद्युत प्रवाह के विरुद्ध अवरोध उत्पन्न करने की प्रवृत्ति को हम प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रवाह के विरोध अवरोध उत्पन्न करने वाले प्रवृत्ति को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत ऊर्जा देखेंगे किसे कहा जाता है, विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य या उत्पादित ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अगला जो चैप्टर होता है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले हम देखते हैं चुंबक तो किसे कहा जाता है। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण विद्युत चुंबक तो कहलाता है। इसमें आपको पढ़ना होता है फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, यानी जो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम होता है उसे ही हम फैराडे का नियम कहते हैं, जो कि हम चैप्टर पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है ऊर्जा संरक्षण।